नमस्कार, इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव जी। इंडिया फर्स्ट के स्टूडियो में आपका खास स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जीएसटी की चर्चा चल रही है इस समय और ये पहली मर्तबा देखने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कांग्रेस के जो विरोध का समर्थन किया है, बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। कारण आशुतोष जी, आप देखेंगे नोटबंदी के बाद जिस तरह से नोटबंदी लागू की गई, उसमें व्यापारियों से लेके नागरिकों को इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, पूरा व्यापार प्रभावित हुआ। अब तो ये आंकड़े दबाए जा रहे हैं कि जीएसटी पे कितना आपके जीडीपी पे उसका कितना असर पड़ा, कुल कितने नोट आए ये आज तक डिक्लेयर नहीं किए गए। और उस मार के बाद पूरी व्यवस्था को जिस तरह से एक तरह से हिला दिया, पूरी तरह से उसको नुकसान पहुंचाए पूरी व्यवस्था को, उसके ऊपर जीएसटी इस दबाव में लागू करना कि 1 तारीख को तो करना ही है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि आपकी जीएसटीएन की तैयारी ठीक नहीं है। आपके नेट पे लॉग करने के लिए जाइए, आपको एआरएन लेना है, एआरएन लेने के लिए दिक्कत आ रही है, नेट की कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही है। ये तो शहरी क्षेत्र की बातें हो रही हैं। नंबर्स आपको लेने हैं, नंबर्स नहीं आ रहे, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ रहा है, और दबाव इतना कानून का कि हर दिन आपको ऑनलाइन लोड करना है। छत्तीसगढ़ की एक और बात करेंगे, शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई है। खासतौर पर शिक्षकों की कमी काफ़ी ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर हम शराब के अगर पूरा आबकारी महकमे को देखें तो वहाँ पर कर्मचारी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये गलत प्राथमिकताएं। सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए वो उसकी व्यवस्था से झलक जाती है। आपकी प्राथमिकताएं पैसे वसूलने की हैं, तो एक्साइज डिपार्टमेंट में आपको स्टाफ की कमी नहीं दिख रही। आपकी वो प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, इसलिए 50 से 54 हजार शिक्षकों की कमी है, और आपको आउटसोर्सिंग की नौबत आ गई, क्योंकि हायर एजुकेशन में आप 14 साल में सरकार में रहते हुए बच्चों को तैयार नहीं कर पाए। आपके एमए बीए पास लड़के लड़कियां छत्तीसगढ़ में नहीं रहे क्या कि 54 हजार पद ले सकें, वर्ग 1 के पद जिसमें एमए की मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनको ग्रहण कर सकें। तो ये पूरी आपकी प्राथमिकता, जब सर्वे होता है तो बच्चों को अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आ रही, उनको गणित में दिक्कत आ रही। इंडेक्स में छत्तीसगढ़ सबसे नीचे दिख रहा है। नेशनल इंडेक्स जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का है, इसमें निचले से दूसरे तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आ रहा है। उसका कारण यही। तो किसान आंदोलन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में भी बड़ा किसान आंदोलन हुआ। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो किसानों को भड़का रही है, कर्जे को लेकर किसान परेशान नहीं है। ये दुख का विषय है कि रमन सिंह जी अभी भी उस सच्चाई को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि उनकी सरकार और आज की जो व्यवस्था किसानों के संदर्भ में बनाई है उसका नुकसान कितना हो रहा है। क्या कांग्रेस या कोई व्यक्ति किसी को प्रोत्साहित कर सकता है अपनी जान लेने के लिए? ये तो परिस्थिति ही उसको दबाववश, उसके ऊपर जो मनोवैज्ञानिक दबाव आ गया है, पैसों का दबाव आ गया है, पैसे वापस करने का दबाव आ गया है, घर चलाने का दबाव आ गया है। इस कारण से व्यक्ति उस हद तक जाता है कि अपनी जान ले लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और रमन सिंह जी का ये कहना इस बात को समझिए मोहर लगा देता है इस बात की कि वहाँ ना तो सोच है ना संवेदनशीलता है। एक बार 2 राजनीतिक बड़े सवाल इस समय है। अजीत जोगी का जाति का मुद्दा जो है वो इस समय सुर्खियों में है। कांग्रेस का जो एग्रेसिव स्टैंड है अजीत जोगी की जाति को लेकर, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पहले भी कांग्रेस ने जाति के मामले को अंदरूनी तौर पे भी उठाया था, पार्टी लेवल पे भी उठाया था, और लोगों ने कोर्ट में भी उठाया था। बीच में तो कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स ने दस्तखत करके भी कई चीज़ों को दिया था। ये पार्टी के अंदरूनी मामला था। स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति पार्टी के अंदर रहता है तो उनका किसी मुद्दे को उठाना या विरोध का स्वरूप करना थोड़ा सहमा या दबा रहता है। इसमें इनकार करने वाली कोई बात नहीं है। और पार्टी के बाहर जब जाने का अंतागढ़ टेप मामला जब सामने आया और उसके बाद अंततः उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, तो स्वाभाविक है कि कोई भी दल वैसी परिस्थिति में और मुखर होकर बात को रख सकती है। तो कांग्रेस मीडिया में भी थी, कांग्रेस कोर्ट में भी थी, अन्य जगह भी कांग्रेस ने इस बात को कहा कि जो ऐसे उच्चतम प्रदेश के पदों में जाके
फॉल्स सर्टिफिकेट के आधार पे पद ग्रहण कर सकते हैं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के अंदर भी बात को रखा था और पार्टी के बाहर भी बात को रखा था। सर, जिस साफगोई से आपने अजीत जोगी जी की बात रखी है कि पार्टी के अंदर उस वक्त जब वो थे तो काफ़ी विरोध भी किया गया था पार्टी फोरम पे, इस समय भूपेश बघेल भी निशाने पर हैं ज़मीन की गड़बड़ियों को लेकर और काफ़ी जो है इसमें सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, तो क्या इस समय पार्टी फोरम पे भी उनकी मजम्मत हो रही है और पूछा जा रहा है, उलझा रही है? क्योंकि देखिए, स्पष्ट बात है, भूपेश बघेल उन मुखर राजनीतिक लीडर्स में से हैं जो खुल के विरोध करते हैं। मैं हो सकता है लिहाज करूं, हिचकूं कि भाई किसी का पर्सनल विरोध करने में या नाम लेके विरोध करने में मेरे को हो सकता है कि मेरे नेचर ये है कि थोड़ा मैं सोच के बोल सकता हूं। वो अगर कोई इशू आता है तो आमतौर पे उसको छोड़ते नहीं, तो क्योंकि वो ज़्यादा मुखर हैं तो एक तरह से कि आपने ठीक है मेरे नाम पे कहा, नान घोटाला आया, भूपेश बघेल ने उठाया, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला आया, भूपेश बघेल, क्या आरोप थे, रमन सिंह के घर पे अटैची पहुंची, आपका इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की नार्को टेस्ट की सीडी सामने आती है और उसको पहले ये कहते हैं कि नकली है। भूपेश बघेल ने थाने में लगाया कि इसका हमको ऑथेंटिकेशन बताइए, थाना कहता है कि नहीं टेप सही है। भूपेश बघेल, नान घोटाला, करोड़ों रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जहां पर होते हैं वहां कार्यालय में 3 करोड़ 64 लाख रुपए एक दिन में मिल जाते हैं, जब पूरा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है। कैश कैसे आ गया आपके कार्यालय में? 8-10 जगह छापे पड़े, केवल 8-10 जगह के छापों में 3 करोड़ 64 लाख। डायरी सामने आती है, उसमें सीएम हाउस, डॉक्टर साहब, सीएम मैडम, कौन है, बात कौन उठाता है? भूपेश बघेल। तो अब कोई ज्यादा विरोध कर रहे हो तो चलो तुम्हारे लिए ऐसा, ये गलत है। तो आप सॉफ्ट रहते हैं इसलिए आप सेफ हैं, या फिर आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पे निशान हो सकता है? क्योंकि मैं बोल नहीं रहा हूँ मेरे साथ क्या बीत रही है, इसलिए किसी को नहीं मालूम। तो अगस्ता मामले में लोगों ने कहा कि रमन सिंह को क्लीन चिट दे दी, उसमें उन्होंने कहा कि अगस्ता मामले के समझौते में ये सरकारी 200 एकड़ का तालाब रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव को दे दिया। जाति प्रमाण पत्र वाले जो लोग हैं उनने ऐसी बातों को सामने उठाया। जो संपत्ति बाप दादा के समय से है, राज रियासत, हम लोग एक जिस परिवार के थे, उनकी जो राज्यों को भारत देश में विलीनीकरण के पहले जो संपत्ति थी, निजी संपत्ति के रूप में जिस भारत सरकार ने स्वीकार किया मेरे पैदा होने के पहले, उसको लोग कह देते हैं कि ये रमन सिंह से मिलके इन्होंने अपने नाम पे कर लिया। पंजाब में कांग्रेस ने सीएम का जो फेस है वो प्रोजेक्ट किया था, चुनाव भी जीते। छत्तीसगढ़ में फेस ऑफ द पार्टी कौन होगा? चरणदास महंत को आप कहाँ पाते हैं? सीनियर लीडर है चरणदास महंत जी, और छत्तीसगढ़ में आज नाम लेने में फिर वही बात आती है कि इनने कुछ नाम लिए, कुछ नाम छूट गए, लेकिन कई फेसेस हैं। आज आपस की बात में थोड़े हल्केपन में मैंने कहा भी कि मान लीजिए शादी हो रही है, तो एक अरेंज मैरिज होती है कि दूल्हा दुल्हन तय हो गए कि ये हैं, तो वही दूल्हा दुल्हन हो गए, और यहाँ स्वयंवर है जी। हम लोग साथी हैं, हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, और स्वयंवर की माला जी आपस में हम लोग के किसी एक को जिम्मेदारी की पहना दी जाएगी, हम लोग मिलकर काम करेंगे। भी होती है, प्रतिस्पर्धा उतनी है, फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग। मुख्यमंत्री अगर बनने की बात होगी, कौन नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिले? अपने तरीके से सब काम करना चाहेंगे, लेकिन आप भी उस रेस में शामिल हैं, प्रतिस्पर्धा में? प्रतिस्पर्धा में तो शामिल नहीं हो, लेकिन अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं भी स्वयंवर में निश्चित रूप से एक व्यक्ति हूँ। और हारने के लिए तो प्रतिस्पर्धा में उतरता है? नहीं, हारने के लिए नहीं, और ये हार जीत वाली भी नहीं है कि अगर चुन लिया जाए, क्योंकि तलवारें नहीं निकली हैं स्वयंवर में। हम लोग तो अपनी बातों को लेके सामने हैं, अपने क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने पंजाब और यहाँ की बात बताई, तो यूपी का चुनाव हुआ, बीजेपी बहुत बड़ी संख्या में उसने जीत हासिल की, 80% से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली, 80% प्लस यूपी में, लेकिन चेहरा नहीं था। तो चेहरा ही जीत का आधार होगा, ये नहीं होता, परिस्थिति होती है। रमन सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री थे तो चेहरा नहीं थे,
अन्य प्रदेशों में भी अपन जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि चेहरा प्रोजेक्ट हो। यूपी में चेहरा प्रोजेक्टेड था, हमारे गठबंधन का अखिलेश जी का चेहरा प्रोजेक्टेड था, हमको सफलता नहीं मिली। तो छत्तीसगढ़ की परिस्थिति अनुसार कांग्रेस का एक चेहरा भी स्थापित नहीं है। पार्टी ने ये जरूर अभी तक ये कहा है कि चुनाव तक ये दोनों आपके चुनाव के हेड रहेंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट एंड सीएलपी लीडर। तो ये पार्टी ने जब इस भावना को व्यक्त कर दिया है तो हम सब उसी बात को लेके चल रहे हैं कि अगर एक टीम है तो कप्तान तो होगा। इंडिविजुअल गेम नहीं है, ग्रुप गेम है, तो किसी को कप्तान की बात दी जाती है और वो कप्तान का फिर काम रहता है कोऑर्डिनेशन। तो कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे अगर हैं तो इनका काम ये रहेगा कि सब टीम के साथियों को कोऑर्डिनेट करके और फिर अगली जो सीरीज आएगी तो ट्रॉफी जब जीतेंगे तो कैप्टन ट्रॉफी उठाएगा या कैप्टन उठाएगा ट्रॉफी, फिर अगले सीरीज के लिए कप्तान कौन बनता है वो चयन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सी सिंहदेव साहब। बहुत ही साफगोई से और कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक ऐसे शख्स हैं जो कि अपनी बात को पूरी सहजता, सरलता और साफगोई से प्रकट करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति के तमाम पहलुओं से हमने उनसे चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब इंडिया फर्स्ट के स्टूडियो पे आएंगे तब हम उनसे और भी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। नमस्कार।